वेलकम बैक गाइस। चलो वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर गाइस। ठीक है, अभी तक का गाइस एक ब्रीफ रिवीजन मुझे करवा दो गाइस। कॉन्स्टिट्यूशन में गाइस 3 आर्टिकल नए इंट्रोड्यूस किए थे फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। कौन कौन से वो 3 आर्टिकल होते थे? आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 269 ए और आर्टिकल 279 ए। आर्टिकल 246 ए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को इक्वल पावर दे रहा था। आर्टिकल 269 ए आईजीएसटी कौन लगाएगा, किसको कलेक्ट होगा और कैसे अपोर्शनमेंट होगा, उसका पावर होता था। और आर्टिकल 279 ए जीएसटी काउंसिल फॉर्म करने के लिए और वहां पे कोरम वोटिंग वो क्या क्या करेंगे वो सब आर्टिकल 279 ए में मेंशन किया था। ओके, अच्छा अब प्रोडक्ट वाइज गाइस याद करा दो। प्रोडक्ट वाइज एक प्रोडक्ट ऐसा था जो फ्यूचर में भी नहीं, आज भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं आने वाला है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके आज के डेट में क्या लगने वाला है सर? स्टेट एक्साइज और वैट लगेगा। 5 प्रोडक्ट ऐसे होते थे जो आज के डेट में नहीं आने बट फ्यूचर में कभी ना कभी आएंगे, जब जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करेगा तब। वो 5 प्रोडक्ट है 5 पेट्रोलियम ड्रग्स, और वो 5 पेट्रोलियम ड्रग्स पे आज के डेट पे सर सेंट्रल एक्साइज लगेगा और वैट लगेगा। तो ये जो 6 प्रोडक्ट होते थे इसे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलेंगे। देन टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट था जो जीएसटी में है, जीएसटी में है बट एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ने पावर रिटेन किया हुआ है, तो मैन्युफैक्चरर को सेंट्रल एक्साइज भी पे करना है और जीएसटी भी पे करना है। और ओपियम नार्कोटिक्स स्टेट एक्साइज भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। और एंटरटेनमेंट टैक्स लोकल बॉडी लगा सकता है, लोकल बॉडी लगाएंगे, जीएसटी में भी है और लोकल बॉडी एंटरटेनमेंट टैक्स भी लगाएगा। ओके, देन ये हो गया अपना प्रोडक्ट वाइज गाइस। इसके बाद हमने क्या किया था? हमने सेक्शंस किए थे कुछ, तो आप पहले वो सेक्शन का सेक्शन नंबर्स आप याद दिला दो गाइस। जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? और फॉर द टाइमिंग में सिर्फ सीजीएसटी की बात कर रहा हूं। सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन क्या है सर? सेक्शन 9। कब लगेगा? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट? सर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओके, कौन से वैल्यू पे लगेगा सर? सेक्शन 15 में देखो। और क्या रेट पे लगेगा सर? गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। अच्छा सर किसके पास से कलेक्ट करेंगे? गवर्नमेंट बताएगा हमें। और कौन पे करेगा? ही विल बी टैक्सेबल पर्सन। ओके सर इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए कहां पे देखना है हमें? इंट्रा स्टेट सप्लाई नॉट सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 बताएगा, सेक्शन 8। ओके सर सप्लाई का मीनिंग क्या है? तो सप्लाई का मीनिंग सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी बताएगा। इट हैज टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अच्छा गुड्स का मीनिंग क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 52, सर्विसेज सेक्शन 2 क्लॉज 102 और बोथ। और बोथ में क्या क्या हो सकता है? तो सर शेड्यूल 2 एक होता था जो अपने को क्लासिफाई करने में हेल्प करेगा। एंड नॉट ओनली दैट, अगर कभी एक ट्रांजैक्शन में मल्टीपल गुड्स हो गए, मल्टीपल सर्विस हो गए, या गुड्स और सर्विस हो गया, तो इसको कैसे करेंगे वो सेक्शन 8 बताएगा, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। ओके ये अपना पेंडिंग है। ठीक है सर अगर एक बंदे को नॉर्मल वे में टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है ये तो हो गया नॉर्मल वे के, अगर उसे नॉर्मल वे में पे नहीं करना है सर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 टर्नओवर पे करेगा। ओके ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होंगे, तो वो सब कुछ सारे कंडीशन वो सब सेक्शन 10 में दिया रहेगा सीजीएसटी एक्ट। और सर अगर किसी को पे ही नहीं करवाना तो सर एग्जेम्पशन इश्यू किया जाएगा सेक्शन 11 में। ओके और अगर एग्जेम्पशन इश्यू नहीं है मतलब पे करना है, तो कब पे करना है? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई हमें कौन से सेक्शन में देखना है? सेक्शन 12, 13, 14। 12 विल बी फॉर गुड्स, 13 विल बी फॉर सर्विस, 14 विल बी चेंज इन रेट। कौन से वैल्यू पे सर? सेक्शन 15। कितनी बार? सेक्शन 15 राइट। ये हो गया सेल साइड। अभी परचेज साइड। सर मुझे जब मैं परचेज करूंगा तो मेरे को क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे, क्या टाइम लिमिट में मेरे को आईटीसी मिलेगा, ये सब कुछ आपको दिया रहेगा सेक्शन 16 में। एक प्रोडक्ट का आपको अगर गवर्नमेंट चाहता है कि आपको इसका आईटीसी ना मिले तो वो लोग आपको ब्लॉक करवा देंगे, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). और अगर आप कभी टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो और एग्जेम सप्लाई भी कर रहे हो, मतलब आप 2 सप्लाई कर रहे हो,
इफ यू आर हैविंग टू सप्लाईज, एक जिस पे टैक्स है एक जिस पे टैक्स नहीं है, तो आपके जो कॉमन परचेसेस रहेंगे उसका आपको अपोर्शनमेंट करवाना पड़ेगा। तो वो सब कुछ कहां पे दिया है सर? सेक्शन 17 में, सॉरी। ओके, और अगर मैं फर्स्ट टाइम जीएसटी में एंटर कर रहा हूं या मैं जीएसटी से एग्जिट कर रहा हूं, तो मुझे उसके लिए क्या आईटीसी मिलेगा या क्या आईटीसी पे करना पड़ेगा, ये सब कुछ मेरे को यहां पे दिया रहेगा सेक्शन 18 में, एंट्री एंड एग्जिट इनटू आईटीसी। ओके, और अगर मैंने गुड्स जॉब वर्कर को दे दिया, तो जॉब वर्कर के वहां से मेरे पास कितने टाइम लिमिट में आ जाना चाहिए, ये कहां पे दिया है सर? सेक्शन 19 में। और अगर आपकी एक ऑफिस है महाराष्ट्र में, लेट्स सपोज दैट इज एन हेड ऑफिस, वो सब कुछ बिलिंग का हैंडल कर रहा है, और आपके वेरियस ऑफिस रहे, ठीक है। अब ये हेड ऑफिस क्या करेगा? पहले सर बुकिंग कर लेगा और फिर वो सारे ब्रांचेस को क्रेडिट देगा। इसे बोला जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये कहां पे? सेक्शन 20 में। और अगर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रिकवर कैसे किया जाएगा? सेक्शन 21 में, ठीक है। गुड्स का डेफिनेशन क्या था गाइस? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एक्सेट्रा, वो आपको आता है। और सर्विसेज, सर सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स सर एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, किसी को पैसे दिया, लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड कन्वर्जन ऑफ मनी from one form to another, from one currency to another currency, one denomination to another denomination, for which a separate consideration is charged। और एक एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट किया था कि अगर आप फैसिलिटेट कर रहे हो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज में, यू आर जस्ट मेकिंग एन अरेंजमेंट, मतलब आप स्टॉक ब्रोकर हो, तो फिर स्टॉक ब्रोकरेज जो रहेगा दैट इज सर्विस। गाइस यहां तक आपको, आई गेस यहां तक आपको क्लियर होता रहेगा गाइस। एवरी लेक्चर में इनिशियली हम ट्राई करेंगे कि इतना इतना हम रिवाइज करते ही चले, ठीक है ना? ओके, अच्छा सर जीएसटी में अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन को जीएसटी से बाहर निकालना है तो हम कैसे बाहर निकालेंगे? तो वो लोग ने एक शेड्यूल 3 करके दिया था। शेड्यूल 3 में जो मेंशन कर दो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं आएगा। सर एक एग्जांपल, तो हमने बोला था एक्शनेबल क्लेम इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, बट सारे एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगाना, ओनली बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी पे लगाना है। तो वो लोग ने शेड्यूल 3 में क्या डाल दिया था? एक्शनेबल क्लेम अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी। ओके, नाउ अब अपना जो डिस्कशन चलेगा गाइस, that is next relating to section 8 which is composite and mixed supply. Now what is composite and mixed supply? Guys many of the times, right, in the nature of the business, एक बंदे का बिजनेस ही कुछ ऐसा है, लेट सपोज वो आपको कैमरा बेच रहा है, और जब वो कैमरा बेच रहा है ना, तो उसके साथ साथ वो हो सकता है कैमरे का कवर भी दे दे, मतलब आप डीएसएलआर बेच रहे हैं ऐसे समझो ना, डीएसएलआर बेच रहा है तो डीएसएलआर के साथ उसका कवर भी रहेगा, तो वो कवर भी दे रहा है। नाउ इन दैट केस वो आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है या 2 प्रोडक्ट दे रहा है? जीएसटी में तो बेटा वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है, आपको कैमरा भी दे रहा है, कैमरा के साथ साथ उसका केस भी दे रहा है। तो सर ऐसे ट्रांजैक्शन में अगर ये दोनों के जीएसटी रेट्स डिफरेंट है, तो हमें कौन सा रेट अप्लाई करना है? तो ये आपको सेक्शन 8 बताएगा। मैनी टाइम्स एक गुड्स के साथ कुछ सर्विस भी हो सकती है, जैसे लेट सपोज मैंने बोला मैंने टीवी खरीदा, अब जब मैंने टीवी खरीदा तो टीवी के साथ इनबिल्ट कुछ वारंटी रहेगा, तो वारंटी की सर्विस भी हो गई। जब मैं बोलूंगा टीवी आप मेरे को इंस्टॉल करके दो घर पे, तो इंस्टॉलेशन की सर्विस भी रहेगी, वो घर तक लेके भी आएंगे, मतलब ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी रहेगी। तो ऐसे केसेस में वो क्या गुड्स भी दे रहा है और वो सर्विस भी दे रहा है, तो क्या गुड्स के गुड्स पे रेट लगाए और सर्विस का रेट लगाए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रांजैक्शन को कैसे डील करेंगे? तो वो लोग ने यहां पे दिया हुआ है सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये सेक्शन अपने को ये ट्रांजैक्शंस में डील करने में हेल्प करेगा। अब कैसे? तो पहले सेक्शन 8 क्या बोल रहा है, हम इस पे फोकस करते हैं। सेक्शन 8 क्या बोल रहा है?
tax liability on a composite or mixed supply if it's a composite supply which comprises of 2 or more supplies. एक सप्लाई नहीं बट एक से ज्यादा सप्लाई है, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. हाईलाइट दिस गाइस, हाईलाइट दिस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. मतलब कंपोजिट सप्लाई में एक ऐसा है जो एक प्रिंसिपल सप्लाई है, मतलब मेन कंपोनेंट जो रहेगा वो. तो कौन सा टैक्स रेट लगाया जाएगा? तो वो लोग बोलते हैं वो टैक्स रेट लगाया जाएगा जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है. ओके, एंड इफ इट इज अ मिक्स सप्लाई which comprises of 2 or more supplies, supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. अगर मिक्स सप्लाई है ना तो जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो लगाया जाएगा. ठीक है, रिमेंबर सेक्शन 8 अपने को ये बोलेगा कि कौन सा टैक्स रेट लगाया जाएगा. तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने बोल दिया कि ये कंपोजिट सप्लाई है, और कंपोजिट सप्लाई में आपने आइडेंटिफाई किया रहेगा कि ये मेरा प्रिंसिपल सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा. और अगर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, अगर ये मिक्स सप्लाई हो गया, तो मिक्स सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट रहेगा ना वो हाईएस्ट रेट लगाया जाएगा. चलो गाइस, नेक्स्ट, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई. अच्छा, पहले गाइस इसका एग्जांपल से मीनिंग करवा लेते हैं, ठीक है, फिर जाके टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं. देखो, लेट सपोज आप शोरूम में गए, आपने एक लैपटॉप पसंद किया, ठीक है, और वो शोरूम ने, वो लोग ने बोला था कि ये लैपटॉप के साथ लैपटॉप की बैग भी मिलने वाली है आपको. अब ये दोनों के लिए लेट सपोज वो लोग ने इनवॉइस आपको बोल दिया, लेट सपोज ये टोटल प्राइस है 50,000 रुपीज. अब ऑब्वियसली लैपटॉप का रेट जीएसटी में अलग हो सकता है, लैपटॉप बैग का रेट अलग हो सकता है, बट आप ये 50,000 क्यों दे रहे हो? वाई आर यू पेइंग दिस 50,000? बैग खरीदने के लिए या लैपटॉप खरीदने के लिए? ऑब्वियसली लैपटॉप. सर दिस इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. अच्छा मुझे बोलो ना, जनरली क्या जब लैपटॉप के साथ लैपटॉप की बैग जनरली क्या मिल जाती है? यस, इट इज इन द नेचुरल कोर्स ऑफ द बिजनेस. और क्या जब वो आपको दे रहा है तो लैपटॉप आज दे रहा है, लैपटॉप की बैग वो आपको बोलेगा 1 साल के बाद लेके जाओ? नहीं ना, वो आपको साथ में ही दे रहा है. दे आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विच ईच अदर. So can I say these are naturally bundled? They are naturally bundled in the ordinary course of business. They are supplied in conjunction with each other. And इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है. अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गए ना बेटा, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई. और अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि लैपटॉप जो है, लेट सपोज दिस इज टैक्सेबल एट 12%, और लैपटॉप का बैग जो है इट इज टैक्सेबल एट 18%. डजंट मैटर बेटा, पूरे पे कितना लगेगा? 12% लगेगा, लैपटॉप का रेट लगेगा. ओके, लेट सपोज आप टीवी खरीदने गए. अच्छा, टीवी इज नथिंग बट अ वाइट गुड्स. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है? वाइट गुड्स इसे हम बोलते हैं. अच्छा, ये जनरली आप तभी खरीदते हो जब आपको ना इसमें एक इनबिल्ट वारंटी अच्छा मिल जाए तो. वरना आप विजुअलाइज करो ना बेटा, आप एक शोरूम में गए, ठीक है, उसने आपको 2 टीवी दिखाया. एक टीवी बोलता है कि लेके जाओ, कोई वारंटी गारंटी नहीं है, और एक टीवी में बोलता है 10 साल की वारंटी. आप क्या पसंद करोगे? इवन दो जो दूसरा टीवी रहेगा ना वो 3,000 5,000 ज्यादा भी रहेगा ना बेटा, फिर भी आप 10 साल की वारंटी सुन के आप बोलोगे चलो ना 10 साल में कुछ भी हो गया रिप्लेस करके तो हो जाएगा. वैसे बायर का थॉट प्रोसेस आएगा बेटा, राइट? यस. तो ये व्हाइट गुड जनरली हम तब भी खरीदते हैं जब वारंटी के साथ दिया जाए. तो कैन आई से बेटा इट इज नेचुरली बंडल्ड? यस. इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? यस. क्या ये आपको साथ में ही दिया गया है? यस. एक्सटेंडेड वारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग से आप लेते हो, बट ये जो इनबिल्ट वारंटी है एट द टाइम ऑफ परचेज, आपकी जो वारंटी है, ये उसकी बात कर रहे हैं. इट इज सप्लाइड इन कंजंक्शन. यस. और आपने ये टीवी के लिए 30,000 रुपीज दिया, तो ये 30,000 रुपीज क्यों दिया? वारंटी के लिए या टीवी के लिए? सर टीवी के लिए. सो वन ऑफ दिस इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, बाकी सारा एंसिलरी हो गया. अब यहां पे टीवी का रेट है लेट सपोज 5% और वारंटी का रेट है 18%.
तो कौन सा रेट लगेगा सर? 5% लगेगा, राइट। वैसे ही मैंने जब टीवी खरीदा मैंने बोला इंस्टॉलेशन करके देने आपको, तो अगेन सेम बात है बेटा। इज इट नेचुरली बंडल्ड? यस। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इट इज सप्लाइड इन कंजंक्शन विच ईच अदर? यस। एंड वन ऑफ दिस इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? यस। तो टीवी का रेट लगेगा। तो सर कंपोजिट सप्लाई को आप टेक्निकल डेफिनेशन कर दो ना। कंपोजिट सप्लाई मतलब सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। अच्छा, सेक्शन 230 में दिया है गाइस, याद नहीं रखोगे चल जाएगा, ठीक है। मीन्स डेफिनेशन है, ऑब्वियसली ये मतलब बताएगा आपको। इट मीन्स सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट विच कंप्राइजेस ऑफ 2 or more टैक्सेबल सप्लाई। इट कैन बी आइदर ऑफ गुड्स एंड गुड्स। अभी जैसे गुड्स एंड गुड्स में लैपटॉप और लैपटॉप बैग दोनों गुड्स है, यस। सर्विस एंड सर्विस जैसे सर आपने एयरवे की टिकट बुक करवाई और एयरवे की जो टिकट बुक करवाई उसमें जो मील है वो आपको फ्री दे रहा है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ द मील चार्जेस। तो वो लोग रेस्टोरेंट की सर्विस भी दे रहे हैं, या सॉरी आउटडोर केटरिंग की सर्विस भी दे रहे हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस भी दे रहे हैं, या इट कैन बी गुड्स एंड सर्विस, एनी कॉम्बिनेशन में हो जाए। जैसे यहां पे ये गुड्स है ये सर्विस है, ये गुड्स है ये सर्विस है। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको ऑब्वियसली चेकिंग करेगा और चेकिंग करने के बाद वो हो सकता है आपको कुछ मेडिसिन दे दे। तो आप डॉक्टर के पास क्यों गए? सर हम सर्विस लेने गए, बट उसके साथ क्या वो गुड्स भी दे रहा है? यस सर, सर्विस प्लस गुड्स। टीचिंग सर्विस, मैं आपको टीचिंग की सर्विस दे रहा हूं और आपको मैं बुक भी प्रोवाइड करूंगा, इट इज अगेन सर्विस प्लस गुड्स। सो वो लोग क्या बोलते हैं? It which comprise of 2 or more taxable supplies which are naturally bundled in the ordinary course of business. It is supplied in conjunction with each other and one of which is a principal supply. इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या? प्रिंसिपल सप्लाई मतलब वो सप्लाई जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, सप्लाई विच इज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई। आपने क्यों पैसे दिए और बाकी जो सारी सप्लाईज रहेगी वो सारी सप्लाई एंसिलरी हो जाएगी। गाइस आई होप यू आर क्लियर विद दिस डेफिनेशन यहां तक, ठीक है। अब सर ये डेफिनेशन को थोड़ा सा इन डिटेल करते हैं। सर आप नेचुरली बंडल्ड किस चीज को बोलोगे? नेचुरली बंडल्ड जैसे सर मैं होटल में गया स्टे के लिए और मैंने बोल दिया लेट सपोज मेरे को 3 दिन रहना है वहां पे, और इसके साथ हो सकता है वो लोग आपको बोल दें मील फ्री, और मील में क्या हो जाए, हो सकता है वो लोग जनरली तो क्या होता है ब्रेकफास्ट फ्री बोलते हैं और लंच डिनर के अलग से पैसे देते हैं। बट कभी कभी गाइस कोई होटल में ऐसा भी होता है कि एक जो ऑप्शन देंगे वो देंगे ओनली ब्रेकफास्ट, एक ऑप्शन देंगे ओनली ब्रेकफास्ट एंड लंच, और एक ऑप्शन देंगे ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो क्या ये नेचुरली बंडल्ड हो जाएगा? यस। रिमेंबर ना, ये अपने चेक करना पड़ेगा, केस टू केस बेसिस पे डिफर करेगा। समटाइम्स ये होटल सिर्फ ब्रेकफास्ट ही देता है, लंच डिनर नहीं दे रहा है, बट सिर्फ आपने रिक्वेस्ट की तो आपके लिए दे रहा है, तो इट माइट नॉट बी नेचुरली बंडल्ड। तो वो केस टू केस बेसिस पे डिफर होगा। ओके, देन दे आर इसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि एक जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रिंसिपल सप्लाई है? जनरली सर हम जिसके लिए पैसे दे रहे हैं हम वो शोरूम में क्यों गए, तो वो उसका जो आंसर है वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा। बट गाइस समटाइम्स ना ये प्रिंसिपल सप्लाई आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे लेट सपोज आप डाइनिंग टेबल खरीदने गए और डाइनिंग टेबल में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, डू यू वांट टू सीटिंग चेयर्स
या 4 की कैपेसिटी या 6 की कैपेसिटी। लेट सपोज आपने बोल दिया 4 की कैपेसिटी वाला चाहिए। अब डाइनिंग टेबल के साथ साथ ऑब्वियसली वो 4 चेयर भी रहेगी, वो भी आप लेने वाले हो। तो आपको वो लोग जो प्राइस देंगे, लेट सपोज वो लोग ने बोल दिया 50,000, तो जनरली तो आप क्यों खरीदने गए थे सर डाइनिंग टेबल, बट आपको 4 चेयर भी मिल रही है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जो डाइनिंग टेबल है ना वो तो बहुत ही सस्ता है, बट जो चेयर है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, एक्सक्लूसिव प्रीमियम क्वालिटी का है। तो आपको वो चेयर ही इतनी पसंद आ गई तो डाइनिंग टेबल, तो अब आप लेट सपोज ये जो 50,000 दे रहे हो ना बेटा, वो टेक्निकली आप ये 4 चेयर के लिए दे रहे हो और उसमें साथ डाइनिंग टेबल आ गया। आई एम सेइंग समटाइम्स इट माइट हैपन लाइक दिस। तो कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या रहेगा ये आइडेंटिफाई करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं बेटा आपको सिर्फ एडिशनल नॉलेज पर्पज के लिए पॉइंट बोल रहा हूं। ओके, और एक पॉइंट इस पे सर आप देख लेना गाइस, इसमें क्या है, इट शुड कंप्राइज ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। नाउ व्हाट आर टैक्सेबल सप्लाई? सर टैक्सेबल सप्लाई मतलब वो जिसपे जीएसटी आ रहा है। यस, इस पे भी क्या जीएसटी आ रहा है? यस, इस पे भी जीएसटी है। यस, दे आर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। बट व्हाट इफ मैं आपको बोलूं वन ऑफ दिस इज एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो फिर हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने, अभी तो ये भी कॉमन है कि अभी वेजिटेबल्स भी घर पे आ सकते हैं, तो लेट सपोज आपने वेजिटेबल्स ऑर्डर कर दिए किसी के पास से, तो लेट सपोज यू ऑर्डर वेजिटेबल्स और उसको कॉल में बोल दिया कि भाई ये घर पे तू डिलीवर कर देना, और उसने बोल दिया लेट सपोज डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। मैंने बोला ठीक है यार डिलीवरी चार्जेस पे कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो वेजिटेबल्स आपने ऑर्डर किए लेट सपोज 1,000 रुपीज के, और इसके साथ डिलीवरी चार्ज था लेट सपोज 50 रुपीज। अब गाइस सोचो, मैं बोल रहा हूं वेजिटेबल जो है ना ये एग्जेम्प्ट है और डिलीवरी चार्जेस पे 18% का रेट है। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? यस, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। बट कंपोजिट सप्लाई में आप अगर एग्जैक्ट टेक्निकल डेफिनेशन देखोगे तो आपको लगेगा सर कंपोजिट सप्लाई तो तब होना चाहिए ना जब 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज हो, बट इसमें सर ये तो टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं, तो आप बोलोगे सर ये तो कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो आप बोलोगे सर डिलीवरी चार्जेस पे जीएसटी लगना चाहिए। माइट बी अ पॉसिबिलिटी। अब अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करो, मैं आपको यहां पे 2 व्यूज दे रहा हूं, ठीक है, अभी तक प्रैक्टिकल क्लैरिफिकेशन नहीं है इस पे, मैं आपको 2 व्यूज दे रहा हूं। एक व्यू मैं आपको बोला हूं कि ये जो टैक्सेबल सप्लाई है ना इसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होगा, बिकॉज टैक्सेबल सप्लाई मतलब जिसपे जीएसटी का चार्ज है, और जीएसटी का चार्ज है तो सर एग्जेम्प्ट सप्लाई में भी जीएसटी का चार्ज है बट एग्जेम्पशन है। तो अगर आप ये व्यू ले लो तो एग्जेम्प्ट सप्लाई यहां पे भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब कि ये मैं कंपोजिट सप्लाई बोल दूंगा, और कंपोजिट सप्लाई बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि वेजिटेबल इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, इस पे जीएसटी का रेट नहीं है तो टोटल पे जीएसटी नहीं लगेगा। दैट इज व्यू 1, दैट शुड बी टेक्निकल द करेक्ट व्यू अकॉर्डिंग टू मी। सेकेंड व्यू, आप बोलो कि सर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज कंपोजिट सप्लाई में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं। और अगर आपने ये व्यू बोल दिया तो आप बोलोगे चलो इस पे तो जीएसटी नहीं है बट डिलीवरी चार्जेस पे जीएसटी लगेगा। प्रैक्टिकल क्लैरिफिकेशन नहीं है, आई विल गो बाय व्यू 1। गाइस कंपोजिट सप्लाई तो यहां तक क्लियर है? ओके गाइस, नेक्स्ट व्हाट इज मिक्स सप्लाई। अच्छा, मिक्स सप्लाई को कैसे डिफाइन किया वो लोग ने, वो लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाई मींस, अगेन आप देखो गाइस मींस डेफिनेशन है, मिक्स सप्लाई मींस 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई नहीं बोला बेटा, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। It is made in conjunction with each other
अच्छा, ये टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई इट कैन बी आइदर ऑफ गुड्स और सर्विस, या एनी कॉम्बिनेशन हो सकता है. इट इज मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर एंड इट हैज टू बी फॉर अ सिंगल प्राइस एंड सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई. सर, अगर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है और अगर आपको एक प्राइस में दे दिया, इन दैट केस इट इज अ मिक्स सप्लाई. सर, एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल. और एक अच्छा सा एग्जाम्पल कर देगा इस, ठीक है. लेट्स सपोज, और ये तो मैं बेटा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकता हूं, ठीक है. ऐसा इतना बेटर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा. देखो, ये एक बार ना बेटा मैं अपने वाइफ के साथ शॉपिंग में गया, ठीक है. उसको शॉपिंग में लेके जाना था तो मैं उसके साथ गया. वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. अच्छा, अब हम जो शोरूम में गए ना, एकदम बढ़िया सा शोरूम था बेटा, एकदम लाइटिंग वाइटिंग एकदम बढ़िया सा शोरूम था. उसमें वो लोग क्या करते थे बेटा, वो लोग ड्रेस पीस दिखाते, आपको ड्रेस दिखाते थे उनके लिए, और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग सैंडल्स, मैचिंग बैग्स. मैं तो बेटा हैरान हो गया. अपने को क्या है बेटा, अपना हमने जो शर्ट पैंट जो चाहिए वो ले लिया, एक ही तो बेटा अपना वॉलेट चलता रहता है, एक ही तो असेसरीज तो कुछ होता ही नहीं है. शूज तो जो है वो पहन के चले जाते हैं बेटा. उनका ऐसा नहीं होगा. उनको ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, बैग चाहिए, शूज चाहिए, सब मैचिंग चाहिए बेटा. और वो लोग पूरा एक एक सेट दिखाते थे. तब मैंने एक बोला, एक सेट कितने का, तो प्राइस टैग देखा, 30,000, 30,000 का प्राइस टैग. हार्ट फेल हो गया बेटा अपना यहाँ पे. 30,000. फिर मैंने बोला यार 30,000, मैं उसको बोला यार थोड़ा ज्यादा नहीं है, थोड़ा ऐसा सरकास्टिक वे में पूछा मैंने उससे. तो वो लोग बोलने लगे यार 30,000 तो सर आपके लिए आज के डेट में ना हम इसको 30% डिस्काउंट में दे रहे हैं एट 20,000. 20,000 में लेके जाओ आप, आज के लिए ही ऑफर है. और बेटा मेरे को तो पता है मैं 10 दिन के बाद आऊंगा ना तो भी ऑफर मिलेगा, बट उसको कौन समझाए. वो तो जीत पे अट गई बेटा. उसको लगा कि बस आज के डेट पे ही रहेगा, कल नहीं था, परसों नहीं है, बस आज के दिन के ही रहेगा. अब मैं उसको कैसे समझाऊं बेटा, ये मार्केटिंग ट्रिक्स है. क्या हुआ बेटा, मेरा 20,000 का लग गया चूना बेटा इस पे. अब मुझे बताओ, ड्रेस का क्या जीएसटी में रेट अलग होगा? यस सर अलग होगा. क्या उसका जो मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग असेसरी जो रहेगा उसका भी रेट अलग होगा? यस. बैग का रेट अलग होगा? यस. शूज का रेट अलग होगा? यस. सबके रेट अलग होंगे, बट क्या उसने आपको एक ही प्राइस में दे दिया 20,000? बोलो यस. दैट इज नथिंग बट इट इज अ मिक्स सप्लाई. वाई मिक्स सप्लाई? क्या कैन आई से दिस इज नेचुरली बंडल्ड? नहीं बेटा, नेचुरली बंडल्ड नहीं है. क्या इसमें आप बोल सकते हो कोई कंपोजिट प्रिंसिपल सप्लाई? क्या है सर? नो प्रिंसिपल सप्लाई. सो कैन आई से देयर इज नो कंपोजिट सप्लाई? यस, देयर इज नो कंपोजिट सप्लाई. एंड इट इज सोल्ड एट अ सिंगल प्राइस? यस, सिंगल प्राइस. तो फिर इसे बोला जाएगा मिक्स सप्लाई. और इस पे फिर जो जीएसटी का हाईएस्ट रेट होगा ना, हाईएस्ट रेट वो लग जाएगा. इवन दो वन ऑफ द सप्लाई विल बी नील रेटेड, इवन दो वन ऑफ द सप्लाई विल बी 0%, फिर भी हाईएस्ट रेट लगेगा बेटा. और एक एग्जांपल देखो, फ्रेंड ने ना मेरे को उसके बेबी शावर के लिए बुलाया. अब बेबी शावर के लिए अभी उसने ऑब्वियसली बुलाया रहेगा तो कुछ गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा. यस. तो मैं अभी बेबी प्रोडक्ट्स के लिए मैं गिफ्ट लेने गया, तो गिफ्ट में आइदर कुछ सप्लाईज ऐसे थे, मतलब जो इंडिविजुअल सप्लाईज थे, आइदर देयर वर सम टेडी बेयर्स थे या बेबी प्रोडक्ट्स थे, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट थे. और फिर मैंने वहां पे देखा तो एक बास्केट में ये सारा प्रोडक्ट था, और ये टोटल बास्केट का रेट ना वो लोगों ने लगाया था 5,000 रुपीज. अब ये बास्केट में क्या क्या आएगा? तो सर टेडी बेयर भी आएगा, एक ब्लैंकेट आएगा, कुछ बेबी प्रोडक्ट्स आएंगे, बेबी टॉयस आएंगे, टोटल मिला के 5,000 रुपीज था.
अब इसमें ऑब्वियसली ये सबके रेट्स अलग होंगे, सम वर टैक्सेबल एट 5, सम वर 12, सम वर 18, डजंट मैटर बेटा। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? बोलो कंपोजिट सप्लाई है? नो सर, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। और क्या ये आपको सिंगल प्राइस में दे दिया है? यस सर, सिंगल प्राइस में दिया है। तो फिर कौन सा रेट लगेगा? हाईएस्ट रेट लगेगा। So two or more individual supplies made in conjunction with each other for a single price and such supply does not constitute a composite supply. सर लॉजिकली आप मुझे बताओ बेटा, आप मुझे लॉजिकली बताओ, एक ट्रांजैक्शन में अगर मल्टीपल गुड्स मल्टीपल सर्विसेज है तो हम पहले क्या सोचेंगे? पहले कंपोजिट सप्लाई के एंड से सोचेंगे या पहले मिक्स सप्लाई के एंड से सोचेंगे? बोलो, पहले हमें क्या सोचना है? कंपोजिट सप्लाई। बिकॉज अगर वो कंपोजिट सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई हो ही नहीं सकता। तो पहले हमें क्या सोचना है कि वो कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद द डेफिनेशन बेटा। अच्छा नेक्स्ट चलना, अब देखो गाइस मजा आएगा। ट्राई वही एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। लैपटॉप्स इज टैक्सेबल एट 12%, लैपटॉप बैग इज टैक्सेबल एट 18%। आप वो जो शोरूम में गए थे उसने टोटल आपको जो इनवॉइस इश्यू किया वो एक ही इनवॉइस इश्यू किया, लैपटॉप 50,000 एंड लैपटॉप बैग 5,000, टोटल 55,000। अब बताओ बेटा कैसा रेट लगा है? लैपटॉप पे 12 मतलब 50,000 पे 12%, 5,000 पे 18% या टोटल 55,000 पे 12%? बोलो बोलो बेटा क्या लगेगा? अच्छा ये सोचो ना बेटा, ये क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? यस इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। अच्छा कंपोजिट सप्लाई है तो इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? सर लैपटॉप इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो कौन सा रेट लगेगा? सर लैपटॉप का रेट लगेगा। हमें ये नहीं देखना है इसने इंडिविजुअल प्राइसिंग कर दिया तो ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल टैक्स रेट लगेगा। सर ये कंपोजिट सप्लाई है ना तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, मतलब टोटल 55,000 पे 12% लगेगा। कंपोजिट सप्लाई इट इज टैक्सेबल एज पर रेट ऑफ लैपटॉप। अब सोचना बेटा, उसने एक ही इनवॉइस में ऐसा लिख दिया लैपटॉप अलोंग विद बैग, टोटल मिला के 55,000 टोटल। सर सिंगल प्राइस कर दिया है, सिंगल प्राइस। अब बताओ क्या लगेगा? सर सिंगल प्राइस हो गया तो मिक्स सप्लाई हो गया। अरे बेटा क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? यस ये कंपोजिट सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई नहीं हो सकता। और कंपोजिट सप्लाई है तो क्या रेट लगेगा? लैपटॉप का प्रिंसिपल सप्लाई का ही लगेगा। तो मुझे बताओ अगर वो इनवॉइस स्प्लिट करके कर दे, स्प्लिट या इनवॉइस में एक ही प्राइस कर दे, विल इट मेक एनी डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिट सप्लाई? नो एब्सोल्युटली नॉट। बेटा अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई का ही रेट लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इस इनवॉइसिंग मेथड। मतलब अगर वो कभी गुड्स दे रहा है और गुड्स के साथ बोलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना, तो डजंट मैटर बेटा, ये कंपोजिट सप्लाई है ना तो गुड्स का ही रेट लगेगा। क्लियर है? मैं यहां तक एक्सट्रीम क्लियर है बेटा? अच्छा अब मुझे बताओ, आपने ये पूरा गिफ्ट हैम्पर खरीदा था, ठीक है, जिसमें सॉफ्ट टॉयज भी है, क्रीम भी है, प्लास्टिक टॉयज, ब्लैंकेट, बास्केट, ये सब है और डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है, किसी पे 0 है, किसी पे 5, किसी पे 12, किसी पे 18। बताओ इज इट अ कंपोजिट सप्लाई? नहीं, इसमें क्या कंपोजिट सप्लाई है? क्या प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो दिस इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। अच्छा मिक्स सप्लाई होने के लिए, मिक्स सप्लाई होने के लिए क्या सिंगल प्राइस होना जरूरी है? यस। तो यहां पे क्या सिंगल प्राइस है? नहीं, स्प्लिट अप करके डाला हुआ है। और अगर स्प्लिट अप करके डाला हुआ है तो फिर
इंडिविजुअल टैक्स रेट लगेंगे। अगर सॉफ्ट टॉय पे 0% है तो 0 लगेगा, अगर क्रीम पे 5 है तो 5 लगेगा। इंडिविजुअल टैक्स रेट लगेंगे। दिस इज नाइदर कंपोजिट सप्लाई नॉर मिक्स सप्लाई, दिस आर इंडिविजुअल सप्लाईज। बट सर अगर एक ही प्राइस करवा दिया तो गिफ्ट बास्केट फॉर बेबी एक ही प्राइस 8,000 रुपीज। नाउ दिस इज अ मिक्स सप्लाई, और इस पे जो हाईएस्ट रेट लगेगा वो हाईएस्ट रेट लग जाएगा। तो क्या मिक्स सप्लाई के लिए एक सिंगल प्राइस होना मैंडेटरी है? यस। गाइस आई होप यू आर वेरी क्लियर विथ दिस। अच्छा, मैनी टाइप्स ना बेटा, वो लोग क्या करते ना, मैनी टाइप्स वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आप कैमरा परचेज करो, इसके साथ बैग इज फ्री, इसके साथ बैग इज फ्री। टोटल आपको कितना देना है? टोटल आपको सिर्फ 50,000 देना है। सर डजंट मैटर। क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? यस। और कंपोजिट सप्लाई है तो कैमरे का रेट लग जाएगा। इवन दो वो वर्ड फ्री यूज कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि बैग आपको टोटल फ्री में मिला रहेगा। बेटा वो क्या कहीं ना कहीं पे ये प्राइस में इंक्लूड रहेगा। यस। आप लैपटॉप खरीदो और लैपटॉप के साथ प्रिंटर फ्री, और लेट सपोज लैपटॉप का रेट है 12%, प्रिंटर का रेट है 18%, और टोटल आपको वो लोग ने एक प्राइस चार्ज कर दिया, लेट सपोज इट इज 50,000। ऐसा मत बोलना बेटा प्रिंटर फ्री में है तो सर लैपटॉप ही दिया है और पूरे पे लैपटॉप का रेट लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं। फ्री तो सिर्फ कंफ्यूज के लिए, वो तो मार्केटिंग ट्रिक है बेटा। क्या प्रिंटर का प्राइस क्या ये प्राइस में इंक्लूड होगा? यस। तो ऐसा मुझे बोलो ये दोनों उसने 50,000 में दिया है। नाउ क्या इसमें से क्या कोई कंपोजिट सप्लाई है? नहीं सर, कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और क्या आपको सिंगल प्राइस में दे दिया है? यस। सो इज इट अ मिक्स सप्लाई? यस। और अगर मिक्स सप्लाई हो गया तो हाईएस्ट रेट लगेगा, 18% पे आएगा। इवन तो प्रिंटर आपको फ्री में दिया था ऐसा, फिर भी 18% पे आएगा। तो फ्री वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। फ्री वर्ड सिर्फ आपको परचेज करने के लिए, इट्स अ मार्केटिंग ट्रिक बेटा। ये प्राइस कहीं ना कहीं पे इसमें इंक्लूड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। बता दो जल्दी जल्दी, आंसर करो बेटा। कैमरा कैमरा बैग सर पता है, इसमें अलग, अगर आपको ऐसा प्राइसिंग करवा दे इनवॉइस पे, अलग अलग प्राइस करवा दे, सर डजंट मैटर, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई है तो कैमरा का रेट लगेगा सर। ओके। टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री। फ्री सर, फ्री बोलने के लिए फ्री है, फ्री में नहीं है डेटा। टोटल प्राइस वो लोग ने 200 में इंक्लूड करवा दिया। अच्छा, क्या इज इट नेचुरली बंडल, मतलब टूथपेस्ट खरीदो तो टूथब्रश मिलता ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। बट इज इट सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर? यस। इज इट अ कंपोजिट सप्लाई? नो। इट अ सिंगल प्राइस? यस। इट्स अ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, लैपटॉप के साथ प्रिंटर फ्री। सर किया हमने, अभी किया। मिक्स सप्लाई, यस। गाइस यहां तक क्लियर? ओके। तो एक बार फाइनल बेटा मैं कंक्लूजन आपको दे रहा हूं।
कंपोजिट सप्लाई है, तो कंपोजिट सप्लाई रिलेटेड हमें ये 3 कंडीशन चेक करनी है। कौन कौन सी 3? आइदर इट कैन बी अ टैक्सेबल सप्लाई, बट कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस गुड्स और सर्विस प्लस सर्विस और गुड्स एंड सर्विस इन एनी कॉम्बिनेशन thereof. Condition 2, it should be naturally bundled in the ordinary course of business and it is supplied in conjunction with each other. And condition 3, one of which has to be a principal supply. और मिक्स सप्लाई के लिए हमें क्या देखना है सर? मिक्स सप्लाई के लिए अगेन इट शुड बी 2 or more individual supplies of goods or service or goods and service in any combination thereof. It should be supplied in conjunction with each other for a single price and it should not be a composite supply. तो फिर हाईएस्ट रेट लग जाएगा। जैसे आपने एक गिफ्ट सेट खरीदा, वो गिफ्ट सेट में एक टाई भी है, रिस्ट वॉच भी है, यू हैव वॉलेट ऑल्सो एंड अ पेन ऑल्सो, टोटल का एक ही प्राइस कर दिया, तो इट्स अ मिक्स सप्लाई। आप होटल स्टे में गए और उसमें आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिल गया, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। चलो गाइस, नेक्स्ट अपने पास गाइस कुछ सीबीआईसी सर्कुलर्स है, ठीक है। हमें वो लोग ने क्या किया है, कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें कुछ डिस्प्यूट्स होते रहेंगे, तो वो लोग ने उसको क्लैरिफाई किया है कि हम इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल आप देखो गाइस, इसमें क्या है, वी हैव एन ऑथर, ठीक है, ऑब्वियसली इसने अपना बुक लिखा रहेगा, ठीक है। तो वो बुक जो है ना, वो एक प्रिंटर के पास जाता है और प्रिंटर को बोलता है कि मुझे इसका बुक बनाना है, तो आप वो प्रिंटिंग की सर्विस करके दो और फिर जो बुक बाइंडिंग रहेगा वो बुक बाइंड करके दे देना। तो ये इसे अपना मैन्यूस्क्रिप्ट दे रहा है और ये प्रिंटर उसकी प्रिंटिंग की सर्विस देगा, बाइंडिंग करवा देगा और बाइंडिंग करवाने के बाद बुक सप्लाई करेगा। अब मुझे बताओ गाइस, इज दिस सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस? ये जो प्रिंटर काम कर रहा है, ये बुक्स दे रहा है क्या, या ये प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है? आप क्यों गए थे प्रिंटर के पास? सर बुक प्रिंट करवाने, तो ये बुक दे रहा है या सर्विस दे रहा है? सर सर्विस दे रहा है, ये प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है, बिकॉज यहां पे जो कंटेंट है ना, वो कंटेंट आपका है, ऑथर का है कंटेंट। तो दिस पर्सन इज प्रोवाइडिंग प्रिंटिंग सर्विस। वैसे ही एग्जांपल लो, इसको ना एक एनवेलप चाहिए, एक शॉप में गया, उसने एनवेलप्स देखे, बहुत सारे एनवेलप्स के टाइप्स थे, उसको लेट्स सपोज एक टाइप पसंद आ गया। अब वो एनवेलप पे उसको अपना नाम चाहिए। मैनी टाइम्स देखा रहेगा आपने कि एनवेलप के नीचे ना वो लोग अपने नाम लिखते हैं, जैसे इसको अपना नाम चाहिए एस करके, तो इसने बोल दिया कि ये एनवेलप चाहिए और मेरा नाम एम्ब्रॉस करके देना। ये बोला ठीक है यार, मैं नाम आपका एम्ब्रॉस करके देता हूं। तो अब बताओ, इसने ये एनवेलप बेचा और एम्ब्रॉसिंग की सर्विस की, तो आप क्यों गए थे? आप क्या आपके एनवेलप्स लेके गए थे और बोला कि एम्ब्रॉस करके दो? नहीं, आप सर्विस लेने नहीं गए थे, आप एनवेलप खरीदने गए थे। तो ये बंदा क्या बेच रहा है? ये बंदा आपको गुड्स दे रहा है। ये एनवेलप बोल दो या टिश्यू पेपर बोल दो, जहां जहां पे आपको अपना कस्टमाइज करवाना है, बट रिमेंबर यू आर परचेसिंग दैट प्रोडक्ट और कस्टमाइज करवा रहे हो, राइट? कैलेंडर्स भी ऐसा होता है, तो आप कैलेंडर खरीद रहे हो और आपका नाम एम्ब्रॉस करवा रहे हो। तो यहां पे वो जो सप्लायर है ना, वो गुड्स दे रहा है, वो सर्विस नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां पे गुड्स का प्रिंसिपल रिलेवेंट है, एंसिलरी सर्विस हो जाएगा यहां पे। फर्स्ट एग्जांपल में सर प्रिंटिंग की जो सर्विस है ना, वो प्रिंसिपल है, जो अल्टीमेटली बुक बन के आया ना, वो अल्टीमेटली दैट इज एंसिलरी। ओके, नेक्स्ट क्या है? रीड्रेडिंग ऑफ टायर्स। नाउ व्हाट इज रीड्रेडिंग ऑफ टायर? देखो, मैंने ना एक नया टायर खरीदा, ये मेरा नया टायर है, इसको मैं यूज करता गया, तो वेर एंड टेयर के वजह से ना बेटा, इसका जो आउटर शीट का जो रबर होता है, वो बेटा घिसते जाता है। तो इसका जो विड्थ है, आप देख रहे हो विड्थ बहुत कम हो गया है। तो मैं एक बंदे के पास लेके गया और मैंने बोला कि इस पे आउटर कवर, ये रबर का कवर लगा दो,
ये बेटा आपको रबर का कवर लगा के देगा आपको। अब आपका ही टायर था, ठीक है, आपका टायर था, आप वो टायर लेके गए और बोल दिया कि रबर का ये लगा दो, तो बेटा वो ये आपको गुड सप्लाई करके दे रहा है अल्टीमेटली, या सर्विस दे रहा है? सर अल्टीमेटली तो हाँ, नया टायर आएगा आपके, नया नया जैसा टायर आएगा आपके पास, बट बेटा वो क्या करके दे रहा है? रीट्रेडिंग ऑफ टायर, वो आपको सर्विस करके दे रहा है, बिकॉज वो टायर आपका था और आपके टायर पे वो काम करके दे रहा है, दैट इज अ सर्विस सर। अगर मैं एक बंदे के पास गया और वो बंदा टायर बेचता है, अब वो नया टायर भी बेचता है और कोई पुराना टायर होगा जिसको रीट्रेड किया रहेगा वो टायर भी वो बेचता है। अच्छा, वो टायर वो कैसे कराता रहेगा? वो क्या करता रहेगा बेटा? वो पुराने टायर्स कहीं से खरीदता रहेगा, उसको रीट्रेड करता रहेगा और रीट्रेडेड टायर बेचता रहेगा। अब जब आप उसके पास जा रहे हो तो वो आपका टायर लेके नहीं जा रहे हो बेटा, आप वहां से टायर खरीद रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, नया टायर खरीदो या रीट्रेडेड टायर खरीदो। तो वो बंदा आपको सर्विस दे रहा है या टायर बेच रहा है? सर टायर बेच रहा है। तो सर नेट कंक्लूजन बताओ, अगर टायर रेसिपिएंट को ही बिलोंग कर रहा है, आपका टायर पे वो काम करके दे रहा है, तो इट इज अ सर्विस। अगर सप्लायर का ही टायर है, इन दैट केस वो आपको टायर बेच रहा है, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रीटी सिंपल यहां तक। ऐसा ही एक एग्जांपल मैं और एक दे सकता हूं गाइस। ये जो बंदा है ना, लेट सपोज दिस पर्सन ही इज मैन्युफैक्चरिंग चेसिस। अब चेसिस मतलब क्या? बेसिकली एक इंजन होता है बेटा, तो ट्रक का ना पूरा जो इंजन होता है वो इंजन बनाता है। अब इंजन बनाने के बाद वो ये पर्सन के पास लेके जाता है और ये पर्सन ना इस पे बॉडी बिल्ड करता है। मतलब ये जो चेसिस मिला ना, अब इसे बॉडी बिल्ड करेगा और पूरा ट्रक बना के इसको दे रहा है। अब ये जो बॉडी बिल्डिंग का जो काम किया, मुझे बताओ, ये ट्रक ये एक्स को बिलोंग कर रहा है, एक्स ने इसको दिया, ये बॉडी बिल्ड करके देगा, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर ये पर्सन कहीं बाहर से वो चीजेस खरीदे, उस पर बॉडी बिल्ड करे और फिर बेचे, तो बेटा वो नया ट्रक बेच रहा है, देन इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द रीट्रेडिंग ऑफ टायर। यहां तक क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है अपने पास? अच्छा, यहां पे ये जो पॉइंट है ये क्लासिफिकेशन रिलेटेड पॉइंट नहीं है, दिस इज अनदर पॉइंट। व्हाट इज दिस पॉइंट? अभी एक होता है पीएसएलसी। व्हाट इज पीएसएलसी? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। सर व्हाट इज दिस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट? मैं आपको बोलता हूं। जनरली गाइस, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस क्या होता है, आरबीआई ने ऐसा बोला हुआ है कि अगर एक बैंक के पास उसकी जो लोन बुक है उसका ना एक परसेंटेज, एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, दे हैव टू लेंड इट टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो आरबीआई ने वो प्रायोरिटी सेक्टर लिस्ट डाउन किया रहेगा। जैसे हो सकता है फार्मिंग हो जाए, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग रिलेटेड एक सेक्टर रहेगा। एक सेक्टर हो सकता है वो लोग ने बोल दिया रहेगा लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी, पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो वो लोग ने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर सेट किए रहेंगे, तो बैंक को अपने लोन बुक में से एक सर्टन परसेंटेज ये प्रायोरिटी सेक्टर को लैंड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास टोटल लोन बुक है 100 करोड़ की, और लेट सपोज आरबीआई ने सेट किया हुआ है फॉर दिस बैंक, लेट सपोज 40%। 40% मतलब आउट ऑफ दिस 100 करोड़ 40 करोड़ हैज टू बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर।
इसने कितना प्रायोरिटी सेक्टर किया हुआ है? 50 करोड़ का। सो प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट विच इज अचीव्ड इज 50%। उसको 40 करना था, उसने 50 कर दिया है, 10 करोड़ का ज्यादा किया हुआ है। ओके और बेटा ये जो बैंक है ना, ये बैंक के लिए लेट सपोज बिकॉज इसके पास लोन बुक 50 करोड़ का ही है, तो आरबीआई ने लेट सपोज इसके लिए सेट क्या होगा, हो सकता है लेट सपोज 40%। इसके लिए भी 40 ना, ऑब्वियसली इसके लिए भी 40 रहेगा। तो लेट सपोज आउट ऑफ दिस लोन 50 करोड़ 40% मतलब 20 करोड़, बट इसने कितने का लोन दिया हुआ है? 15 करोड़ के। तो इसका कितना टारगेट अचीव हुआ है? 30% अचीव हुआ है। सर देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 5 करोड़। अब क्या होगा बेटा, इसके पास एक्सेस है बिकॉज इसने एक्सेस पीएसएल किया हुआ है और इसके पास शॉर्टफॉल है। तो ये बैंक क्या करेगा, इसने जो एक्सेस किया इसके एक सर्टिफिकेट बना देगा और ये सर्टिफिकेट वो ये बैंक को बेचेगा। सो बैंक ए हैज एक्सेस पीएसएल ऑफ 10 करोड़ which it can sell in the form of PSLC to bank like B and they can earn extra income from that. तो इसने क्या किया बेटा, ये PSLC बेचा टू दिस बैंक बी। सर इज दिस सप्लाई? यस इट इज सप्लाई। अच्छा अब एक क्वेश्चन आएगा, सर ये जो ट्रांजैक्शन होगा इज दिस सिक्योरिटी? आपको ऐसे डाउट आ सकता है कि क्या ये एक सिक्योरिटी है, और अगर सिक्योरिटी थी तो आपको याद आएगा सर इट इज नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, तो फिर तो सर जीएसटी आ ही नहीं सकता अगर आप सिक्योरिटी बोलते हो। अच्छा आरबीआई ने इसे बोल दिया है कि ये सिक्योरिटी नहीं है, ये सिक्योरिटी नहीं है, दिस इज लाइक गुड्स। और आरबीआई ने इसको किसके साथ कंपेयर किया? आपने शायद से सुना रहेगा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। यू माइट हैव हर्ड, माइट नॉट हैव हर्ड, जो भी है हम जब एफटीपी करेंगे तब उसको डील करेंगे। वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर एक एक्सपोर्टर है बीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, अगर आप एक्सपोर्ट करो ना तो एफटीपी में आपको बेनिफिट मिलता है। वो बेनिफिट किस फॉर्म में मिलता है? आपको स्क्रिप्ट मिलता है। ये स्क्रिप्ट का सर मैं क्या करूंगा, मेरे फ्यूचर में जब भी इंपोर्ट्स होंगे तो मैं इंपोर्ट ड्यूटी जो पे करना रहेगा ना, मैं ये स्क्रिप्ट के थ्रू पे कर सकता हूं। सर व्हाट इफ अगर मेरे पास फ्यूचर में कोई इंपोर्ट्स नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो स्क्रिप्ट है ना, मैं किसी और को बेच दूंगा, जिसको इंपोर्ट करना है मैं उसको बेच दूंगा, और ऑब्वियसली जिसको बेच दूंगा तो ये डिस्काउंट में जनरली बेचा जाता है, तो ही तो वो खरीदेंगे। तो वैसे ही यहां पे भी ऐसा होता रहेगा। तो वो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अगर आप बेचते हो तो दे आर समथिंग लाइक गुड्स आपने बेचा, और अगर ऐसा है तो फिर उस पर जीएसटी आएगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पे जीएसटी आएगा। वैसे ही यहां पे ये जो पीएसएलसी बेचा ना, दे आर नॉट सिक्योरिटी, और बिकॉज दे आर नॉट सिक्योरिटी दे आर गुड्स। आरबीआई ने बोल दिया है, और आरबीआई ने बोला है तो हमें यहां पे कुछ क्लैरिफाई करने की टेक्निकली तो जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी वो लोग ने ऐसे ही बोल दिया, दे आर अकिन टू फ्रीली, दे आर लाइक अलाइक टू फ्रीली ट्रेडेबल ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स या रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। ओके सर ये जो ट्रांजैक्शन होगा ये क्या ये दोनों को पता रहेगा कि मैं इसको दे रहा हूं मैं इसके ले रहा हूं ऐसा क्या पता रहेगा ये दोनों को? नहीं, ये आरबीआई का एक पोर्टल है विच इज ई कुबेर। ये पोर्टल के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे। सर ये पोर्टल के थ्रू होते रहेंगे तो देर आर चांसेस कि ये बैंक को पता ही नहीं है वो किसके पास से खरीद रहा है। सर अगर ऐसा होगा तो अगेन सर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसको अगर पता ही नहीं है कि ये इसको बेच रहा है तो सर कौन सा जीएसटी लगाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, कौन सा जीएसटी लगाए? प्रॉब्लम। और इसको ये जो जीएसटी पे किया रहेगा इसको क्रेडिट चाहिए रहेगा, और क्रेडिट चाहिए रहेगा तो अगेन ये सब सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे जो हमने पहले भी किया हुआ था। तो अब इसमें क्या करना है हमें? सिंपल है सर, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे हटा दो, इसको ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डालो, और ये बैंक को बोलो कि आप ऑलवेज आईजीएसटी पे करो। तो यहां पे भी ऐसा ही होता रहेगा बेटा, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, इट इज अंडर आरसीएम, बैंक बी विल पे जीएसटी, ऑलवेज आईजीएसटी। गाइस आर वी क्लियर टिल हियर? अच्छा ये सब नोट्स में कहां पे दिया हुआ है?
तो गाइस ये सब ये जो सारे हमने पॉइंट्स डील कर दिए गाइस. We started with this activity of printing service. उसके बाद retreading of tires. Then next was वो body building वाला, bus body building, and fourth priority sector lending certificate. Okay. Then there are some advanced ruling also. जैसे आप यहाँ पे देखते रहेंगे ये सारे एडवांस रूलिंग दिए हुए हैं. एडवांस रूलिंग टेक्निकली तो सिर्फ वो असेसी के लिए एप्लीकेबल है. बाकी सारे असेसी के लिए ये सेम फैक्ट ऑफ द केस रहेंगे तो भी एप्लीकेबल नहीं है. बट हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव ये कर लेते हैं कि ये एडवांस रूलिंग है. आपके लिए मैं आपको बोल दूं बेटा, एडवांस रूलिंग का जो केस लॉ रहेगा वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, और जनरली ऐसा होता है जो बात मैं बोलूं ना ये जरूरत नहीं है उसको आप याद रखने की ट्राई करोगे, और मैं बोलूं सर सेक्शन नंबर याद रखना है, आप उसकी मेहनत नहीं करोगे. ऐसा मत करना बेटा. ठीक है, हमें साथ साथ चलना है. ओके. तो अभी जैसे एक एडवांस रूलिंग में ऐसा हुआ था कि ये लोग दे गिव यू यूपीएस. वो पता है पावर सप्लाई अगर कभी फ्लक्चुएट होता है तो इट माइट इम्पैक्ट. लेट्स सपोज आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो वो पावर फ्लक्चुएट की वजह से वो कंप्यूटर बंद हो जाए तो यूपीएस होता है. अब यूपीएस के साथ होता है इनबिल्ट बैटरी. तो आपको यूपीएस भी मिला और उसमें जो इनबिल्ट जो बैटरी रहेगा वो बैटरी भी दिया गया. सर दिस इज कंपोजिट सप्लाई और यूपीएस जो है दैट इज प्रोवाइडिंग द मेन कैरेक्टर. दिस इज अ प्रिंसिपल थिंग. इट्स अ कंपोजिट सप्लाई. बट अगर मैं बोलूं ये जो इनबिल्ट बैटरी है वो इनबिल्ट नहीं है, आपको अलग से दी जाती है. अगर आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, अलग से बैटरी है. तो बेटा अगर अलग से बैटरी दिए गए ना वो इनबिल्ट नहीं है देन इट इज अ मिक्स सप्लाई. वो ये एडवांस रूलिंग है. देन मैनी टाइम्स क्या होता है गाइस, हम बहुत पहले ऐसा होता था कैमरा रोल होते थे और कैमरा रोल में हम किसी के पास बोलते थे कि यार इसको प्रिंट करवा के दो तो वो प्रिंट करवा के देगा. वो जो प्रिंट करवाता है ना कैमरा रोल का, तो वो बेसिकली ऑब्वियसली वो जो पेपर रहेगा ग्लॉसी पेपर वो तो उनका ही होता है. तो उसने प्रिंट करवा के वो ग्लॉसी पेपर पे आपको वो फोटोग्राफ दिया. तो क्या वो गुड सप्लाई कर रहा है या वो प्रिंटिंग की सर्विस कर रहा है? सर वो प्रिंटिंग की सर्विस कर रहा है. वो अपना फर्स्ट एआर है. देन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. अब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है गाइस, हम उसको बोलते हैं कि देखो पूरे साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी रिप्लेसमेंट चाहिए रहेगा आपको वो रिप्लेस करके देना पड़ेगा. और कुछ ऑब्वियसली ये जो स्पेयर पार्ट्स रहेंगे वो लोग बोलते रहेंगे कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बट अगर इतना तक का हुआ तो हम आपको करके देंगे. तो वो लोग जनरली ये जो एएमसी होता है उसमें कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट करके देते हैं. तो दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस ऑल्सो एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू गुड्स ऑल्सो. Sir, but principal supply is supply of service. Then रिपेयरिंग. अच्छा, अब जैसे रिपेयरिंग के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज मुझे कार की रिपेयरिंग की सर्विस चाहिए और कार रिपेयरिंग सर्विस में लेट सपोज आई नीड सम हेडलाइट रिप्लेसमेंट्स. ठीक है, मेरे को कुछ चाहिए, लेट सपोज मेरे को रेडियो चाहिए तो मेरे को कुछ रिप्लेसमेंट करवाना है. अब इसमें कुछ गुड्स भी सप्लाई होगा और लेबर की सर्विस भी रहेगी. और अगर वो इनवॉइस पे अगर अलग अलग दे दे कि इतना आपका जो पार्ट्स का है गुड्स के लिए है वो इतना है और लेबर का मेरा काम इतने का है. सो दिस आर इंडिविजुअल सप्लाईज एंड बिकॉज दिस आर इंडिविजुअल सप्लाईज इंडिविजुअल टैक्सेस लगेंगे. दैट इज दिस पॉइंट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये हम फ्यूचर में भी करेंगे. हेल्थ केयर सर्विस.
आप इसको डील कर सकते हो बेटा। हेल्थ केयर सर्विस में क्या होता है आपको तो पता ही रहेगा भाई प्रैक्टिकली। ये बेटा होटल क्या हॉस्पिटल में जाते हो ना बेटा, तो हॉस्पिटल का एक मेनू होता है। एंड आई एम नॉट क्रिटिकल अबाउट दिस गाइस। वो क्या करते हैं ना बेटा, वो लोग आपको एक पैकेज देंगे कि 5 दिन का ये पैकेज है, जिसमें 1 दिन आप आईसीयू में रखे जाओगे, 3 दिन आप नॉर्मल वार्ड में रहोगे, ठीक है, वैसे उसका पैकेज रहता है। और ये पैकेज में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे आपको ट्विन शेयरिंग चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, उसमें क्या आपको सोफा टीवी ये सब चाहिए, एसी चाहिए। अच्छा, ये सब आपको जब करवाते हो बेटा, तो पेशेंट जब वहां पे जो ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, तो ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे लिए जाएंगे, और आपको जो रूम रेंट होता है वो भी देना है। वहां पे ऑब्वियसली पेशेंट को खाना पीना भी देते रहेंगे, एसी के लिए भी रहेगा, टीवी के लिए भी, वो सब के लिए चार्ज किया जाएगा। तो मुझे बताओ, इज इट अ कंपोजिट सप्लाई? यस, इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। और हेल्थ केयर जो रहेगा, दैट इज समथिंग विच इज गिविंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट, दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो हेल्थ केयर अगर एग्जेम्प्ट है तो पूरा अमाउंट पे एग्जेम्पशन होगा। अच्छा, वैसे ही वहां पे अगर आप लेट सपोज 3 दिन के लिए रहते हो, तो 3 दिन के लिए खाने पीने के लिए जो भी चार्ज रहेगा वो सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो पेशेंट को जो चार्ज कर दिया बेटा, वो तो पेशेंट के बिल में जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, बिकॉज हेल्थ केयर इज द प्रिंसिपल सप्लाई। बट वो जो पेशेंट रहते हैं ना, उसके रिलेटिव्स भी रहते हैं वहां पे, मतलब रिलेटिव्स भी रहते होते हैं वहां पे। तो रिलेटिव्स वहां पे कैंटीन में खाना खाते हैं। तो कैंटीन इज प्रोवाइडिंग फूड टू द आउटसाइड विजिटर्स। अब वो जो आउटसाइड विजिटर्स को जो चार्ज होता है, उस पे तो जीएसटी आएगा। वो ये पॉइंट है। सप्लाई ऑफ फूड बाय हॉस्पिटल टू पेशेंट्स नॉट एडमिटेड आर टैक्सेबल। और जो एडमिटेड पेशेंट है बेटा, वो तो वहां पे हेल्थ केयर सर्विस लेने गया है, वो एग्जेम्पशन में जाएगा। ओके, सो बाय दिस गाइस, अपना यहां तक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई हो चुका है। ठीक है, आई हैव सम एमसीक्यूज, आप ट्राई करो बेटा ये एमसीक्यू। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज गुड्स? Sale of shares of unlisted company, shares, it's a security, and security are not goods. Which among the following are not security, and so the same can be considered as goods or service for GST purpose? These are securities. Derivative is security. Government security is security. But insurance, it is not security. इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी आएगा। Which of the following attract GST liability? ट्रांसफर ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स। अनसेक्योर्ड लोन सर एक्शनेबल क्लेम है, और एक्शनेबल क्लेम है तो सर शेड्यूल 3, इस पे तो जीएसटी नहीं आएगा। सर्विस फी चार्ज ऑन सिक्योराइजेशन ऑफ डेट, इस पे तो जीएसटी आएगा। As per section 2102, service means anything other than goods. Does that mean that immovable properties is also included in service? सोचो बेटा, वो लोग बोलते हैं सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस है? यस सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सर्विस है। जो एक्सक्लूजन है वो तो सिर्फ सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पे है, जो शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। यस,
Mr. A gave 2000 rupees note to Mr. C, who in return gave 4 notes of 500 back to Mr. A. Does this qualify as service? बेटा 2000 की नोट देना और 500 के 4 नोट मिल जाना, क्या कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज है? नो. तो फिर क्या ये सर्विस है? नहीं. दिस इज ओनली ट्रांजैक्शन इन मनी. दिस इज नॉट सर्विस. Mr. Arun, a registered supplier, is engaged in selling sweets. The sweets are sold in boxes and the cost of each box is 500. In order to increase the turnover, he purchased certain cans, juice cans at 20 each, and added juice can along with the sweet box as a gift. A sweet box along with the free juice can is sold at rupees 500 each. Which of the following statement is correct? बोलो बेटा, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? पहले ये बताओ जीएसटी कितने पे आएगा? तो सर उसको कितना मिल रहा है, पैसे कितना मिल रहा है? उसको तो 500 मिल रहा है, तो जीएसटी कितने पे आएगा? 520 पे या 500 पे? सर 500 पे आएगा. अच्छा, अब सर उसने फ्री में जो सप्लाई किया है, तो आपको ऐसा लगेगा सर फ्री में सप्लाई किया है तो उसके तो जीएसटी नहीं मिलेगा. मुझे बताओ ये जो फ्री है, ये फ्री किसके लिए है? क्या ये फ्री जो है वो क्या ये 500 में कहीं ना कहीं पे इंक्लूड नहीं रहेगा? क्या रहेगा? वो बेटा टेक्निकली फ्री नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए फ्री है. दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस 500. तो क्या उसके रिलेटेड आईटीसी मिलेगा क्या उसको? यस, यस मिलेगा. आई होप यू आर क्लियर विद दिस गाइस. यार बड़ा क्वेश्चन है यार, पढ़ लो ना. पढ़ने के बाद बताओगे तो कौन सा क्या आंसर आएगा आपको, क्या लग रहा है? सिंपल क्वेश्चन है. क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? नो, इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई. क्या ये मिक्स सप्लाई है? यस, बिकॉज इट इज हैड अ सिंगल प्राइस ऑफ 1000. तो ये मिक्स सप्लाई है. मिक्स सप्लाई है तो हाईएस्ट रेट लगेगा. हाईएस्ट रेट किसका है? 28% सर दिख रहा है मेरे को, तो 28% लग जाएगा. एंड you have some questions in our notes also guys. ठीक है, इसमें लेट्स डील विद द लास्ट क्वेश्चन. बाकी सारे क्वेश्चन गाइस सिंपल है, वो आप प्रैक्टिस में कर सकते हो. ठीक है, ये एक क्वेश्चन देखो. Messrs. Jolly Electronics is an authorized dealer of this company located in UP. It has sold following items. एक रेफ्रिजरेटर बेटा 40,000 का, स्टेबलाइजर दिया 5,000, देन एलईडी 30,000, स्प्लिट एसी, स्टेबलाइजर फॉर एसी, टोटल वैल्यू इतने का. जॉली इलेक्ट्रॉनिक्स हैज गिवन अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली. प्राइस ऑफ ईच आइटम सेपरेटली. Mr. Alaraka has given a single check of 1 lakh rupees for all the item as a composite discounted price. बेटा इनवॉइस में प्राइस अलग अलग है, इनवॉइस में प्राइस अलग अलग है, बट फिर अल्टीमेटली जो रेसिपेंट है, रेसिपेंट ने बोला यार 1,15,000 का 15% का मतलब 15,000 का डिस्काउंट तो दे दो, तो उसने 1 लाख का एक सिंगल चेक दिया. सिंगल चेक. विल दैट बेटा इससे ये मिक्स सप्लाई हो जाएगा क्या? इनवॉइस पे क्या लगा है? इनवॉइस पे डिफरेंट प्राइस. तो इज इट अ मिक्स सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाईज? सर दिस आर इंडिविजुअल सप्लाईज. तो टैक्स रेट जो ईच आइटम का रहेगा वो ही लगेगा. सर ये डिस्काउंट कैसे करेंगे? फिर आप प्रो रेटा बेसिस पे कर सकते हो. ईच प्रोडक्ट के लिए
जितना प्रपोर्शन है उतने प्रपोर्शन का डिस्काउंट, वो वैसे करके कर सकते हो, बट टैक्स आइटम ईच आइटम का लगेगा। वैसे सोचो बेटा, यही एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं डीमार्ट में गया, डीमार्ट में तो हम बेटा बास्केट लेके जाते ना बेटा, और बास्केट पूरा बास्केट फिल करके निकलते हैं, इतनी सारी आइटम्स रहती है, अल्टीमेटली मैंने डेबिट कार्ड दे दिया, सिंगल प्राइस हो गया क्या उसका? नहीं, इनवॉइस पे तो क्या अलग अलग प्राइस लगा है? यस, तो इंडिविजुअल टैक्स रेट लगेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, what we have been provided is Agrawal Carrier is a GTA. Agrawal Carrier is a GTA engaged in transport of goods by road. It's a goods transport agency. Goods transport agency मतलब जो आपका माल लेके जाता है एक्स प्लेस से वाई प्लेस तक, ये रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। As per the general business practice, Agrawal Carrier also provides intermediary and ancillary service like loading, unloading, packing, unpacking, transshipment and temporary warehousing in relation to transport of goods by road. With reference to the provision of GST law, analyze whether such service are to be treated as a part of GTA service being a composite supply or it's a separate supply. बेटा जनरली क्या होता है, मैं एक रोड ट्रांसपोर्टर जो होता है उसको मैं बोलता हूं कि देखो भाई, मेरा माल आपको यहां से लेके एक्स प्रीमाइस, लेट्स सपोज महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक लेके जाना है। अब वो जब ट्रक आएगा ना, मैं उसको बोलूंगा देखो लोडिंग भी आपको करवाना है, अनलोडिंग भी आपको करवाना है, तो लोडिंग अनलोडिंग या कुछ टेम्पररी वेयरहाउसिंग रहेगा तो वो भी रहेगा, पैकिंग अनपैकिंग जो भी कॉस्ट रहेगा, आप मुझे प्राइस बोल दो। अब वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस भी दे रहा है और ये सारी सर्विस भी दे रहा है, मुझे बताओ, इज इट इन द नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस? यस, इट इज नेचुरली बंडल्ड। यस, सप्लाइड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? यस। क्या वन ऑफ विच इज अ कंपोजिट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। तो दिस क्वालिफाइज एज अ कंपोजिट सप्लाई, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड के लिए जो रेट रहेगा वो रेट लग जाएगा। ओके, यहां तक तो बेटा सिंपल था, बट सीबीआईसी ना बेटा एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। वो लोग ने क्या पॉइंट लिखा है? हाउएवर, if such incidental service are provided as separate service and they are charged separately, whether in the same invoice or in the separate invoice, they shall be treated as separate supplies. अब ये पॉइंट रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम है। ये लोग ने, सीबीआईसी ने एक व्यू लिया है कि अगर सेपरेट प्राइस कर दिया तो इसे सेपरेट सप्लाई माना जाएगा, विच इज टोटली इनकरेक्ट। दिस इज टोटली इनकरेक्ट। ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है कंपोजिट सप्लाई में। कंपोजिट सप्लाई में तो सिंपल इतना ही है ना बेटा कि अगर एक प्रिंसिपल सप्लाई है विच इज आइडेंटिफाइबल तो ये कंपोजिट सप्लाई है, फिर सेपरेट प्राइसिंग कर दी उससे क्या मैटर गिरेगा? तो ये पॉइंट रिलेटेड थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। नो फर्दर क्लैरिफिकेशन हैज बीन गिवन, बट हम जनरल पर्सपेक्टिव ये आंसर लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये जो क्वेश्चन है गाइस, ये क्वेश्चन यहां पे फॉर द टाइमिंग आप पेंडिंग लिख लेना, बिकॉज इसमें कुछ वैल्यूएशन के कंसेप्ट भी आने वाले हैं, तो वो मैं अभी नहीं करवा सकता आपको, तो ये क्वेश्चन हम पेंडिंग रखेंगे, ठीक है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, तो आप ये क्वेश्चन भी गाइस ट्राई करना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। सो बाय दिस आवर सेक्शन 8 गेट्स कंप्लीटेड, विच इज कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। चलो, थैंक यू गाइस।